हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और हम आ गए हैं वापस अपना नीट 2024 के कोर्स को लेकर, और जहाँ पे हम चैप्टर 5 कर रहे थे, यानी कि जेनेटिक्स में, यानी क्लास 12th में चैप्टर 5 वी वर डूइंग। तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, नाउ इफ़ यू रिमेंबर चैप्टर 5 में हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, ये देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी को समझा था। बिफोर गोइंग डेप्थ इनटू दिस जेनेटिक्स हमको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। तो वी डिड ऑल दिस टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना। ये सब करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी नेक्स्ट टाइप। ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने सब पढ़ा क्रोमोसोम की मीनिंग, जीन क्या होता है, अलील्स क्या होते हैं, एवरीथिंग वी डिड राइट। हमने ये भी बात करी कि जो पी प्लांट है वो मेंडल ने क्यों चूज़ किया, उसमें उसने मेंडल ने क्या क्या कैरेक्टर्स लिए, कौन से 7 कैरेक्टर्स जिसको उसने चूज़ किया, उसमें से डोमिनेंट क्या होते हैं और रिसेसिव क्या होते हैं। नाउ डिड यू गेट इट, है ना। यहाँ तक बात कर ली। चलिए अब आपको मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि नाउ यू मस्ट बी रिमेंबरिंग अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग अबाउट डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? जिसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में क्रॉस कराते हैं, ठीक है बेटा। तो आज हम करने वाले हैं दैट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, या फिर हम इसको बोल देंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना, या इसको हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। Now let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf plant to study the inheritance of one gene. Okay, तो देखिए यहाँ पे क्रॉस कराया उसने, पी प्लांट लिया, और पी प्लांट में उसने क्या लिया, उसने ऐसे प्लांट लिए, एक लिया टॉल और एक लिया ड्रॉप। ओके, तो उसके बाद he collected the seed produced as a result of this cross and grew them टू जनरेट द प्लांट ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। मतलब कि पता कैसे चलेगा कि अब उसमें कौन सा जनरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो उससे जो सीड मिले उसे वापस ग्रो कराया, और उससे हमें मिला फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। ये जो पहला जनरेशन हम उसको मिला क्रॉस करवाने के लिए, ठीक है ना। एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे देखिए आपको स्टेप्स दिखाए हुए हैं कुछ क्रॉस करने की, क्रॉसिंग कैसे की जाती है। देखिए बी प्लांट जो है वो क्या है, इट्स अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब कि दोनों सेक्स ऑर्गन है। एज यू कैन सी, देखिए यहाँ पे एंथर भी है और यहाँ पे स्टिग्मा मतलब ओवरी भी है, सब कुछ है, दोनों पार्ट है। इफ़ यू विल सी प्रॉपरली, तो दिस वन इज पार्ट इज योर फीमेल वन, और ये सारे क्या हैं, सारे मेल हैं। तो यानी कि यहाँ पे तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। इफ़ यू वांट टू गो फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये जितने भी पोलन ग्रेन्स हैं इन सबको रिमूव कर दिया जाता है। दिस इज़ नोन एज ईमैस्कुलेशन, ठीक है, ईमैस्कुलेशन। इसको हम बाद में और भी डिटेल में देखेंगे दूसरे चैप्टर्स में। ओके, ईमैस्कुलेशन करने से ये सारे एंथर्स रिमूव हो गए। अब ये अपने ही मतलब स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर सकते, यानी कि अपना ही सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते ना। आफ्टर रिमूविंग दिस वन, फिर दूसरा फ्लावर लिया जो वाइट फ्लावर है ना, एक वॉलेट है, वाइट है, यहाँ पे एग्जांपल ये लिया है। ओके, तो वाइट फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है, इसको क्या किया, इस पर स्टिक कर दिया, इसके स्टिग्मा पे, जिसकी वजह से इन दोनों में मिक्स कैरेक्टर डेवलप हुआ। जो सीड डेवलप हुए, उन सीड को जब ग्रो कराया, देन दे गॉट टू नो द रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या होगा। सो सेम इज हैपनिंग हेयर। यहाँ पे भी हमने क्या लिया, टॉल प्लांट लिया, ड्रॉफ प्लांट लिया। दोनों में जो सीड्स कलेक्ट हुए, इन दोनों के क्रॉस कराने के बाद वो सीड को ग्रो कराया, उससे जो जनरेशन मिली, एक्चुअली दिस इज F1 जनरेशन, ठीक है ना, जिसको फुल नाम क्या बोलते हैं, फिलियल, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, फिलियल। नाउ मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1, अब जब उसने क्रॉस कराया, देन ही गॉट सरप्राइज। उसने क्रॉस कराया एक टॉल प्लांट और एक ड्रॉफ प्लांट के बीच में, बट क्रॉस से जो रिजल्ट मिला उसमें क्या हुए, सारे ही टॉल प्लांट थे। ओके, सो लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स एंड नन वर ड्रॉफ, तो ही गॉट सरप्राइज। उसने क्या किया, ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट, अदर पेयर्स सब में भी यही सिमिलर, जैसे कि देखिए यहाँ पे वॉलेट फ्लावर लिया, वाइट फ्लावर लिया, बट कलर क्या मिल रहे हैं, सारे वॉलेट फ्लावर मिल रहे हैं। तो इस सब में उसने देखा कि जो डोमिनेंट अलील था वो ही एक्सप्रेस हो रहा था, रिसेसिव वाला जो अलील था वो एक्सप्रेस ही नहीं हुआ। तो मतलब ही गॉट सरप्राइज कि क्या ये रिसेसिव वाला ट्रेट है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हुआ या नहीं हुआ। ओके, सो उसने क्या किया, हमेशा देखा कि जो F1 जनरेशन थी वो एक पेरेंट से रिजेंबल कर रही थी, वन पेरेंट, एंड द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन दैट। तो उसने क्या किया, इस F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन कराया, यानी F1 जनरेशन को खुद की जनरेशन के साथ ही पॉलिनेट करवाया। ओके, एंड टू हिज सरप्राइज उसने देखा कि जो दूसरी जनरेशन जो इनसे जनरेशन हुई, जिसको हमने क्या दिया,
क्या नाम दिया, दैट इज कॉल्ड दी F2 जनरेशन। ओके, सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर ड्रॉफ, अब उसमें से कुछ जनरेशन में ड्रॉफ कैरेक्टर भी था, तो यानी कि जो कैरेक्टर हमें F1 जनरेशन में नहीं दिया, ओके, द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस। द प्रपोर्शन ऑफ प्लांट दैट वर ड्रॉफ वर 1/4 ऑफ द F2 प्लांट। ठीक है, F2 प्लांट में जितने भी प्लांट्स मिले उसमें 1/4 कितना था, ड्रॉफ प्लांट था, एंड 3/4 जो थे वो टॉल प्लांट थे। द टॉल एंड ड्रॉफ प्लांट वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कोई ब्लेंडिंग नहीं शो हो रही थी, एग्जैक्ट अपने पेरेंट के जैसे थे। दैट इज ऑल ऑफस्प्रिंग वर इधर टॉल और ड्रॉप, नन वर ऑफ इंटरमीडिएट हाइट, है ना, मतलब बीच की हाइट का नहीं था, या तो टॉल मिला या ड्रॉप मिला। सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड विद अदर ट्रेड, दूसरे ट्रेड के साथ भी कराया, तो यहाँ पे भी जैसे कि यहाँ पे देखिए वॉलेट फ्लावर मिला, जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, इससे जो रिजल्ट मिला उसमें 1/4 प्लांट कैसे थे, वाइट फ्लावर थे। ओके, जिनके पास कैसा फ्लावर था, वाइट फ्लावर था, राइट ना। ओनली वन ऑफ द पेरेंट trait was expressed in F1 generation, while at the F2 stage both the traits were expressed in the 3:1। okay, यानी कि 3 जो था वो कैसा था, टॉल था, और 1 जो था वो कैसा था, रेसेसिव था। ठीक है बेटा, क्लियर है। ओके, तो द कॉन्ट्रास्टिंग टेस्ट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट F1 और F2, कोई भी ब्लेंडिंग कहीं नहीं हुई थी। ओके ना, यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है ना, कि 3:1 में मैंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो मिले, जैसे कि टॉल प्लांट लिए, है ना, और एक ड्रॉप प्लांट लिया, दोनों को क्रॉस करा के जो रिजल्ट मिला सारे टॉल मिले, फिर इनका सेल्फ क्रॉस कराया टॉल के साथ ही, अब रिजल्ट जो मिला जिसमें 3 तो टॉल मिले और एक हमें क्या मिला, ड्रॉप प्लांट मिला। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे मैथमेटिकली समझ लेते हैं। ओके, इसको समझने से पहले आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था जो अलील होता है उनको पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है, तो टॉल प्लांट है उसको कैपिटल टी एंड दिस इज स्मॉल टी। क्या इससे जो गैमीट्स बनेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, जो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड रह जाता है, तो 2 गैमीट मिले, गैमीट एक्चुअली 4 मिलेंगे, बट हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, दैट इज कैपिटल टी। ऐसे ही यहाँ पे स्मॉल टी, दीज आर द गैमीट्स। अब इनको हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, इनका क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। अब ध्यान रखना एक और चीज़, इसको हम क्या बोल लेते हैं, दिस इज नोन एज पुन्नेट स्क्वायर। ठीक है, जिसके अंदर हम इनको रखकर हम इनको क्रॉसिंग कराते हैं। तो कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन इसको क्रॉस कराया, फिर अगेन इसको क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि चारों ही प्लांट कैसे मिले हमें, टॉल प्लांट मिले, जिनका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन जो है, अगर इस पर मैं लिखूँ कि इसमें फिनोटाइप क्या हुआ, तो इसका फिनोटाइप हुआ दैट ऑल प्लांट वर टॉल, है ना, सब टॉल। और अगर जीनोटाइप पूछा जाए, इसका जीनोटाइप क्या हुआ, देन इट विल बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जब सेल्फ क्रॉस कराया तो दे गॉट टू नो कि इसमें से एक प्लांट ड्रॉप है। तो चलिए अब देखते हैं, वापस से इसकी गैमीट बनाते हैं, एक बनेगा कैपिटल टी, दूसरा बनेगा स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। जब कैपिटल टी को पहले इसके साथ क्रॉस कराया, कैपिटल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, देन स्मॉल टी को इसके साथ क्रॉस कराया कैपिटल टी के साथ, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया स्मॉल टी। तो 3 प्लांट जब फिनोटाइप देखा गया तो टॉल तो 3 मिले, क्योंकि ये तीनों टॉल मिले, एंड एक ड्रॉप मिला, मतलब कि कैपिटल टी ने स्मॉल टी को अपने सामने एक्सप्रेस नहीं होने दिया, जिसको मैं आपको बता भी चुकी हूँ, है ना, मैंने आपको भी बताया भी था। क्यों नहीं एक्सप्रेस होने दिया, बिकॉज वो डोमिनेंट अलील था। और जीनोटाइप अगर देखा जाए तो 1 इज कैपिटल टी, 2 इज कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड 1 इज कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये रेशो ध्यान रखना 1:1, और फिनोटाइपिक रेशो क्या था, 3:1। ओके, चलिए तो इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं फटाफट से, जो भी हमने अभी तक समझ लिया, जितनी भी चीज़ें समझी उसको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वी आर गोइंग जस्ट रीडिंग इट आउट। ओके, सो बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स, है ना, कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, कोई इंटरमीडिएट हाइट नहीं बन रहा है, तो उसने बोला कुछ तो ऐसा है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहा है ओवर सक्सेसिव जनरेशन। ही कॉल्ड दीज थिंग्स एज अ फैक्टर, क्योंकि उस वक्त तक मेंडल को जीन एज सच वर्ड नहीं उसने इंट्रोड्यूस किया था, उसने इनको क्या बोला, फैक्टर बोला। नाउ वी कॉल दैम एज अ जीन। ओके, सो जीन देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस
They contain the information that is required to express a particular trait in an organism. Gene which code for a pair of contrasting traits are known as allele. है ना, ये सब हम कर चुके हैं, मैं आपको सब बता चुकी हूँ. That is, they are slightly different form of same gene. If we use alphabetical symbol for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at F1 generation, and the small alphabet for other trait. For example, in case the character of height, the T is used for tall and small t for dwarf. Okay, so capital T, small t, they are the allele of each other. Hence, in plant, the pair of allele for height would be this: capital T, capital T, capital T, small t, and small t, small t. Mendel also proposed that in a true breeding, tall and dwarf P variety, the allelic pair of genes for height are identical or homozygous. मैं आपको बता चुकी हूँ, उसने सारे ट्रू प्योर लाइन लिए या ट्रू उसने ब्रीडिंग लिया, मतलब क्या कि सब होमोजाइगस स्टेट में था, कोई भी ऐसा नहीं था, है ना. हेट्रोजाइगस स्टेट में होगा तो कहीं ना कहीं ये भी एक्सप्रेस हो जाएगा, स्मॉल टी भी. तो ये क्या है, ये तो हाइब्रिड वैरायटी, उसने ली ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी, यानी कि हमेशा होमोजाइगस लिए, यानी कि दिस वन एंड दिस वन रेस्पेक्टिवली. capital T, small t, they are called the genotype of plant, while the descriptive term tall and dwarf, they are called the phenotype. ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ. Okay, what then would be the phenotype of plant that had this one? तो हमें पता चल चुका है इसका phenotype क्या है, ये भी tall बन रहा है. So as Mendel found the phenotype of F1 heterozygote, this to be exactly like the capital T plant in appearance. He proposed that a pair of dissimilar factor, one dominate the other and hence is called the dominant factor, while the other factor is called the recessive. क्योंकि ये जो है this one जो है ये small t को express नहीं होने दे रहा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया dominant factor और इसको हमने बोल दिया recessive. ठीक है बेटा. ओके, ये सब कर चुके हैं, मैं जस्ट रीडिंग कर रही हूँ. In this case, capital T is dominant over small t, that is recessive. He observed identical behavior for all the other character or trait pairs that he studied. ठीक है, जितने भी और दूसरे इसने पेयर लिए, ट्रेट लिए, सब में सेम यही रिजल्ट उसने बोला और ऐसा ही कुछ उसने आइडेंटिफाइड किया. It is convenient to use the capital and lower case of alphabetic symbol to remember this concept of dominance and recessiveness. ओके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं यूज़ किया कि कैपिटल टी यूज़ किया टॉल के लिए और डी यूज़ किया ड्रॉप के लिए. फॉर आर इजी अंडरस्टैंडिंग हमने इसको स्मॉल टी ले लिया. ओके, सो डिफिकल्ट टू रिमेंबर वेदर दिस allele of same gene or character. So allele can be similar as in case of homozygous and it dissimilar as in case of heterozygous. Okay, since capital T small t plant is heterozygote for gene controlling one character, it is monohybrid and the cross between this is known as monohybrid cross. Okay, from the observation that the recessive parent trait is expressed without any blending in F2 generation, we can infer that when the tall and dwarf plant produce gamete by the process of meiosis, the allele of parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmit to the gamete. है ना, तो यानी कि आप देखोगे ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, they are both get separated from each other और individually gamete में जा रहे हैं और एक gamete में एक ही allele जाएगा. This segregation of allele is a random process, so the 50% of chance of a gamete containing either allele has been verified by the result of crossing. In this way, gamete of tall have allele small capital T and gamete of dwarf plant have the allele small t. During fertilization, two allele capital T from one parent and through the pollen and small t from other parent then through the egg are united to produce the zygote that have one capital T allele and one small t allele. Okay, देखिए हम समझ सब चुके हैं, मैं आपको रीडिंग आउट करिए सो दैट कोई भी वर्ड और चीज़ मिस आउट ना हो. ओके, इन अदर वर्ड द हाइब्रिड दैट इज capital T small t. Okay, since these hybrid contain allele which express contrasting trait, the plant are called heterozygote. है ना, इसको ही हमने heterozygous बोलते हैं. Okay, the production of gamete by the parent, the formation of the zygote F1 F2 generation can be understood from a diagram called Punnett square. Okay, it was developed by a British scientist Reginald C. Punnett. थोड़ा सा ध्यान में रख लेना. Okay, Reginald C. Punnett. It is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotype of offspring in a genetic cross. The possible gametes are written on two sides, usually the top row and left column.
All possible combination are represented in box below in square which generate a square output form. ठीक है. The Punnett square shows the parental TT and dwarfed small TT plant. The gametes produced by them and F1 TT and F1 plant of genotype capital T small t are self-pollinated and symbol this and this. You know this symbol, ये मेल को डिनोट करता है, ये फीमेल को. They are used to denote the female and male of the F1 generation respectively. The F1 plant of genotype capital T small t when self-pollinated produce gamete of capital T and small t in equal proportion. When fertilization takes place, the pollen grain of genotype capital T have 50% chance to pollinate egg of capital T and as well as the genotype small t. तो यानी कि दोनों इक्वल बनेंगे, 50-50% बनेगा. Also, pollen grain of genotype small t have a 50% chance of pollinating eggs of genotype capital T as well as of genotype small t. है ना, ये भी सेम वही. As a result of random fertilization, the resulted zygote can be of genotype this and this. है ना, जो हम अभी देख चुके हैं. ठीक है. From the Punnett square, it is easily seen that the 1/4 of the random fertilization leads to capital T, 1/2 leads to capital T small t, and 1/4 leads to small t. Though the F1 has a genotype of this, but the phenotypic character are seen as tall. At F2, 3/4 of the plant are tall, and where some of them are capital T, while others are capital T small t. मतलब कि कुछ होमोजाइगस है, कुछ हेट्रोजाइगस है, बट स्टिल सारे प्लांट टॉल है. एक्सटर्नली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लांट विद द जीनोटाइप दिस. है ना, अभी मैं अगर सिर्फ फिनोटाइप में देखूँ तो उसके थ्रू वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कौन सा हेट्रोजाइगस है, कौन सा होमो, राइट. Hence, within the genotype pair, this one, only one character T is expressed. Hence, the tall is said to be dominant over the other allele, small t, dwarf character. It is thus due to this dominance of one character over the other that all the F1 are tall, and in F2, 3/4 of the plant are tall, though genotypically 1/2 are TT, capital T small t, and 1/2 are only small capital T. But फिर भी सारे प्लांट टॉल थे. दिस लीड्स टू फिनोटिपिक रेशियो ऑफ दिस वन. है ना, तो देखिए फिनोटिपिक रेशियो कि ये वाला दोनों मिला के फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है, एंड ये आपकी स्मॉल टी है, तो वो क्या बना रहे हैं, 3:1 का फिनोटिपिक रेशियो. अगर आप इसको प्लस करेंगे, देखिए 1/4 है, इसमें 1/2 प्लस किया, ओके, 2 2 4, सो यहाँ पे 3/4 का रेशो आ गया. है ना, तो बट जीनोटिपिक रेशो जो है वो आपका हो रहा है 1:1. ओके, so 1/4:1, 2:1/4 of this one is mathematically condensable to the form of binomial expression this one. है ना, मैथ्स में जैसे हम एक्सप्रेशन को शो करते हैं, दैट हैज़ द गैमेट बियरिंग जीन दिस कैपिटल T स्मॉल t इन इक्वल फ्रिक्वेंसी ऑफ हाफ. द एक्सप्रेशन इज एक्सपेंडेड एज गिवन बिलो. मतलब कि ये वाला हमारा एक्सप्रेशन आ गया. इसको हमने जब एक्सपेंड किया तो वी मेड इट, हमने पहले इसको इसके साथ क्रॉस कराया, है ना, फिर उसके बाद वापस इसको, क्योंकि 2 टाइम से इसके साथ क्रॉस कराया, तो अब इसमें देखिए रिजल्ट क्या मिला. दिस वन क्रॉसिंग विद दिस, वी गॉट दिस वन क्रॉसिंग हाफ विद दिस वन. है ना, समझ रहे हो. पहले हमने कैपिटल T को कैपिटल T के साथ क्रॉस कराया, फिर हमने कैपिटल T को स्मॉल t के साथ इसके साथ क्रॉस कराया, तो क्या मिल गया हमको 1/4 कैपिटल T स्मॉल t. ठीक है, फिर हमने इसको इस वाले के साथ क्रॉस कराया, दिस वन, तो वापस हमको ये मिल गया कैपिटल T स्मॉल t. अब अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 1 + 1 क्या हो गया, 2/4, यानी कि कट करेंगे तो 1/2 कैपिटल T स्मॉल t आ जाएगा, और वही हमारा यहाँ अल्टीमेटली रिजल्ट आया. और फिर हमने जब इसको लिया, है ना, मैं दूसरे कलर से दिखा रही हूँ, अब इसको लिया और क्रॉस कराया इसके साथ, है ना, तो दोनों सेम है, देन वी गॉट दिस वन रिजल्ट. डिड यू गेट इट? है ना, समझ में आया? ओके. So Mendel self-pollinated the F2 plant and found that dwarf F2 plant continued to generate dwarf plant in F3 and F4 generation. He concluded that the genotype of dwarf was homozygous, this one. What do you think he would have got had he self-pollinated a tall F2 plant?
From the preceding paragraph, it is clear that though the genotypic ratio can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype of a dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition, है ना। फिनोटाइपिक देख के हम बता नहीं पाएंगे कि इसका जीनोटाइप क्या है, ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। स्पेशली टॉल प्लांट के केस में हम नहीं बता पाएंगे। ड्वार्फ प्लांट में तो हमें इंश्योर है ही कि ये स्मॉल टी ही है, ये होमोजाइगस ही है, तभी वो एक्सप्रेस होगा। ओके, that is for example whether a tall plant for F1 or F2 had this composition cannot be predicted. Therefore, to determine the genotype of tall plant F2, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant. This he called the टेस्ट क्रॉस, है ना। अब हमें किसी का जीनोटाइप पता, मान लो कि क्रॉसिंग कराया और उससे जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, एक टॉल प्लांट मिला। अब कैसे पता चलेगा कि ये प्लांट का जीनोटाइप क्या है, ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो उसको पता करने के लिए क्या किया जाता है, उसको वन ऑफ द रेसेसिव पेरेंट के साथ उसको क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, टॉल प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करा दिया जाता है। किसके साथ, हमेशा एक ड्वार्फ प्लांट के साथ। इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। देखिए क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ध्यान रखना। ओके, सो इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म पी प्लांट शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप, है ना, एंड हुज जीनोटाइप इज टू बी डिटरमाइंड इज क्रॉस विद अ रिसेसिव पेरेंट instead of self-crossing, right? The progeny of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of test organism. Okay? तो देखिए यहाँ पे आपको बताया है, जैसे कि मान लो एक प्लांट मिला ये वाला। अब देखिए F1 जनरेशन का ले लो या F2 जनरेशन, कहीं भी ले लो, जो भी रिजल्ट में हमें टॉल प्लांट या डोमिनेंट कैरेक्टर मिल रहा है, वहाँ पे हमें इंश्योर होना है कि ये होमोजाइगस जीनोटाइप वाला है या हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ पे देखिए वॉलेट फ्लावर का लिया, तो या तो ये वाला भी हो सकता है या फिर ये वाला भी हो सकता है कि उसमें एक हेट्रोजाइगस सिचुएशन भी हो सकती है ना। कैसे पता चले कि इसका जीनोटाइप क्या है, हमने अगर मान लो हम ये मान के चल रहे, एज्यूम कर रहे हैं, अगर ये होमोजाइगस हुआ, हमने इसको क्रॉस कराया एक स्मॉल वाले, है ना, ड्रॉफ की जगह आप बोल सकते हैं रेसेसिव वाले से। तो देखिए इसके अलील क्या होंगे, स्मॉल डब्ल्यू, इसके कैपिटल डब्ल्यू। व्हेन वी क्रॉस इट ऑल विल बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि प्लांट जो मिलेंगे ऑल विल बी वॉलेट। तो जब अगर प्लांट सारे वॉलेट मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। डोमिनेंट तो है, ये तो हमें मालूम है, बट कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। ओके, बट इफ़ इट वॉज लाइक दिस, तो देखिए गैमेट कौन सा बना, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ पे गैमेट तो क्या हुआ, स्मॉल डब्ल्यू। जब क्रॉस कराया तो हाफ तो इसमें वॉलेट मिले और हाफ हमें वाइट मिले। ठीक है, हाफ आर वॉलेट, हाफ आर वाइट। इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका जीनोटाइप कैसा है, इट इज़ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, डिड यू गेट इट। तो किसी भी एक डोमिनेंट का अगर हमें फिनोटाइप पता चल रहा है बट हमें इसका जीनोटाइप पता करना है, तो वी कैन डू दी टेस्ट क्रॉस। दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। तो इन दोनों में से एक जो भी रिजल्ट आया उसके बेस पे वी कैन टेल कि इसका जीनोटाइप क्या होगा। ओके, सो बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन on monohybrid cross, Mendel proposed 2 rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid cross. तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि जितने भी कैरेक्टर्स है दे आर कंट्रोल बाय अ डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, और आज की डेट में हम इसको जीन बोलते हैं। ठीक है ना, ये फैक्टर्स और जीन है हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट द अदर, मतलब कि लाइक दिस। तो ये जो है ये स्मॉल टी पे डोमिनेट कर रहा है। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन and the expression of both in F2. It also explained the proportion of 3:1 obtained in F2 generation. तो उसने बोला कि डिसिमिलर पेयर में एक डोमिनेट करेगा जिसको हम डोमिनेंट अलील बोलते हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं होता उसको हम रेसेसिव अलील बोलते हैं। क्यों 3:1 आया, क्यों 1:1 का जीनोटाइप आया, ये सब हम इस लॉ के बेस पे समझा सकते हैं। अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। आप देखोगे कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि टॉल और ड्वार्फ के बीच की हाइट का कहीं कुछ मिल गया, ब्लेंडिंग नहीं हुई है, सब इंडिविजुअल है। दैट बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन, दो वन ऑफ these is not seen F1 generation. Though the parent contained 2 allele during gamete formation,
द फैक्टर और allele of a pair segregate from each other such that a gamete receive only one of the two factor। मतलब कि इससे जब गैमीट बनेगा तो इससे जो गैमीट्स बन रहे हैं तो एक एक में ही जाएगा और दूसरा दूसरे में जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों ही एक में चले गए, है ना, सेग्रीगेट हो रहे हैं, ये allele हमेशा सेपरेट हो रहे हैं। ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमीट दैट आर सिमिलर while a heterozygous produce two kind of gamete, one having the one allele and with equal proportion, है ना, मतलब ये दोनों ही 50-50% प्रोड्यूस होंगे बट दोनों सेग्रीगेट होंगे। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डिड यू गेट इट? दोनों लॉ समझ में आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मुझे लगता है यहाँ तक आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके सारे एक्सेप्शंस की बात करेंगे कि नहीं, कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहाँ पर ब्लेंडिंग भी हो जाती है, अलील सेग्रीगेट नहीं होते। देखिए लॉज है तो ऑब्वियसली उसके एक्सेप्शंस भी रहेंगे। ओके, तो यहाँ तक हम बात करते हैं। यहाँ तक आप कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर से बताना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके सारे एक्सेप्शंस को समझेंगे। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी।